राजकीय महाविद्यालय मलसीसर के बीए अंतिम वर्ष राजनीति विज्ञान के उन समस्त छात्र छात्राओं को अभिनंदन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने एक आदर्श शासक, एक आदर्श राज्य के निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है, प्लेटो ने रिपब्लिक में इस मुद्दे पे क्या लिखा है, इसकी चर्चा की थी। आज की इस कक्षा में हम प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत पढ़ेंगे। प्लेटो ने अपने जो आदर्श राज्य है उसकी नींव के दो पत्थर बताए हैं। एक है शिक्षा, जो मानसिक रोगों का मानसिक इलाज करती है। मस्तिष्क में जो कुविचार पैदा होते हैं, अपराध और भ्रष्टाचार के जो भाव पैदा होते हैं, आलस्य के भाव पैदा होते हैं, अज्ञान के भाव पैदा होते हैं, उनको दूर करने के लिए शिक्षा होती है। दूसरा है साम्यवाद, जो कि आदर्श राज्य के निर्माण में नींव का दूसरा पत्थर है। ये है मानसिक रोगों का बाह्य इलाज। हमारी आत्मा में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में जो भी दुर्भावनाएं और कमजोरियां पैदा होती हैं, चाहे वो संपत्ति को लेके हो, धन को लेके हो या परिवार को लेके हो, उनको दूर करने के लिए प्लेटो ने रिपब्लिकन पुस्तक में बड़ा विस्तृत वर्णन किया है साम्यवाद का। तो आज की हमारी जो चर्चा है इस वीडियो में, हम प्लेटो का जो साम्यवाद का सिद्धांत है उसको समझने की कोशिश करेंगे। प्लेटो ने जो स्वप्न देखा आदर्श राज्य के नगर का निर्माण का, उसका जो नींव का पत्थर था वो था साम्यवाद। क्योंकि अगर आपको किसी भी आदर्श राज्य का निर्माण करना है तो उसमें आपको न्याय की स्थापना करनी पड़ेगी। न्याय का तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य कुशलतापूर्वक करे, और ये तभी हो सकता है जब व्यक्ति बाह्य आकर्षणों से, सांसारिक दुर्बलताओं से मुक्त हो जाए। जब जो संरक्षक वर्ग है यानी दार्शनिक शासक और सैनिक वर्ग है, उनमें त्याग और निष्पक्षता की भावना होगी, उनमें समर्पण का भाव होगा, जन सेवा का भाव होगा, तभी आदर्श राज्य का निर्माण होगा। और ऐसे आदर्श राज्य के निर्माण के लिए प्लेटो कहता है कि ये जो संरक्षक वर्ग है, यानी दो वर्ग, एक दार्शनिक शासक और दूसरे सैनिक, इनके पास न तो अपनी निजी संपत्ति होगी, न उनकी पत्नियां होंगी, और न ही उनकी संतान होगी। यानी न तो वो संपत्ति के मोह में बंधेंगे, कंचन के मोह में बंधेंगे, और न ही कामिनी के मोह में बंधेंगे। वो पारिवारिक और संपत्ति के बंधनों से मुक्त होंगे। क्योंकि ये जो दुर्बलताएं हैं, संपत्ति और परिवार की दुर्बलताएं, संकीर्णताएं, ये किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क और उसकी कार्य प्रणाली को भ्रष्ट कर देती है। तो इस संदर्भ में रिपब्लिक में प्लेटो ने साम्यवाद का सिद्धांत दिया है। तो क्या प्लेटो का जो साम्यवाद का सिद्धांत है रिपब्लिक में वो मौलिक है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम तात्कालिक यूनान के नगर राज्यों की तरफ देखें तो स्पार्टा में संपत्ति थी वो निजी नहीं थी बल्कि सार्वजनिक थी। सार्वजनिक जलपान गृह बने हुए थे, सार्वजनिक रूप से हम जिनको कहते हैं मैस बने हुए थे, यानी भोजनालयों की व्यवस्था थी। ये सबके लिए खुले थे, स्त्री पुरुष बच्चे सभी को समान रूप से सामूहिक भोजन मिलता था। स्त्रियों पुरुषों में कोई अपना परिवार नहीं था बल्कि सब कुछ सामूहिक था। यहाँ तक कि संतान का भी सामूहिक लालन पालन होता था। एक क्रोट नामक और नगर था, उसमें सारे लोग मिलकर खेती किया करते थे, किसी का कोई निजी खेत नहीं था। तात्कालिक विचारक था पाइथागोरस। उसका एक बड़ा प्रसिद्ध मत है, एक वाक्य है कि मित्रों की संपत्ति पर सबका समान अधिकार होता है। यानी संपत्ति निजी नहीं होती बल्कि आपस में बांट के और उसका यूज किया जाना चाहिए। ऐसा ही एक और दार्शनिक था यूरिपाइड। उसने भी रिपब्लिक की रचना से पहले, बहुत पहले कह दिया था कि नारी साम्यवाद है, ये आवश्यक है एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए।
तो हमने देखा कि प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक में जो साम्यवाद का सिद्धांत दिया है वो बिल्कुल मौलिक नहीं है, बल्कि पहले भी कुछ विद्वानों ने इसके ऊपर चर्चा की है। अब हम साधारण अर्थ समझ चुके हैं साम्यवाद का कि संपत्ति निजी नहीं होगी बल्कि सार्वजनिक होगी, सबकी होगी। परिवार सामूहिक होगा, विवाह संस्था नहीं होगी, स्त्री पुरुषों के आपसी विवाह नहीं होंगे, बच्चों के माता पिता नहीं होंगे बल्कि बच्चे के सामूहिक होंगे, सबके माता पिता होंगे, सारे बच्चे और सारे ही माता पिता। एक सामूहिक परिवार का निर्माण होगा, एक सामूहिक राज्य का निर्माण होगा। इस संदर्भ में हमने पाइथागोरस की चर्चा कर ली है, यूरिपाइड की भी चर्चा की थी। अब हम ये देखते हैं कि ये जो साम्यवादी व्यवस्था है, जो कम्युनिज्म की व्यवस्था की है प्लेटो ने, इसके आधार क्या हैं। अगर किस आधार पे हम समर्थन करें प्लेटो की जो साम्यवादी व्यवस्था है उसका, तो हम पहला आधार लेते हैं कि क्यों आवश्यक है किसी भी अच्छे राज्य के निर्माण के लिए साम्यवादी व्यवस्था। तो पहला हम आधार लेंगे वो मनोवैज्ञानिक आधार लेंगे कि साम्यवादी व्यवस्था का साइकोलॉजिकल बेस क्या है। क्योंकि प्लेटो है वो एक ऑर्गेनिक स्टेट, एक जैविक राज्य का समर्थन है। व्यक्ति का वहाँ कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, बल्कि व्यक्ति राज्य का ही एक भाग होता है, और इसलिए उसका जो सारा जीवन है वो राज्य के लिए समर्पित होता है, उसका कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होता। और चूंकि उसका जीवन सबके लिए है, सबकी सेवा के लिए है, तो वो व्यक्ति भ्रष्ट, प्रतिद्वंदी, प्रलोभन में नहीं फंस जाए, व्यक्तिगत संपत्ति की लालसा में नहीं फंस जाए। इससे दूर रखने के लिए आवश्यक है कि वो संपत्ति और परिवार है दोनों से दूर रहे। क्योंकि अगर परिवार होगा तो उसकी घर बनाने की इच्छा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा अपने संतानों के लिए संपत्ति इकट्ठी करने की इच्छा होगी। तो प्लेटो ने अपने साम्यवाद में संरक्षक वर्ग को इन दोनों चीज़ों से मुक्त कर दिया कि न तो उसके पास संपत्ति होगी न उसके पास परिवार होगा। तो न रहेगा बांस तो न बजेगी बांसुरी। दूसरा जो आधार है वो है राजनीतिक आधार कि क्यों आवश्यक है साम्यवादी व्यवस्था किसी भी आदर्श राज्य के निर्माण के लिए प्लेटो की नज़र में। ये इसलिए आवश्यक है कि अगर राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति अगर एक जगह केंद्रित हो जाती है तो फिर वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। अगर जो व्यक्ति राज्य संचालन कर रहे हैं अगर उनके हाथ में पैसा भी होगा तो इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए राजनीतिक आधार के ऊपर भी जरूरी है कि जो शासक वर्ग है और सैन्य वर्ग है उनको संपत्ति से दूर रखा जाए ताकि भ्रष्टाचार नहीं फैले। और राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का है विभाजन कर दिया गया है अच्छे राज्य के निर्माण के लिए। और जो तीसरा आधार है वो है दार्शनिक आधार, फिलोसॉफिकल बेस है। क्योंकि हम भी जानते हैं कि ये जो संत होते हैं, ईश्वर के जो भक्त होते हैं, ये घर बार, बच्चे, पत्नी, संपत्ति, संसार की मोह माया छोड़ देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें भक्ति के मार्ग में बाधा पैदा करती है। इसी प्रकार एक अच्छे शासक और एक अच्छा सैनिक वही हो सकता है जो इन सब प्रलोभनों से मुक्त हो, अपने घर से, पत्नी, बच्चे, इन सब की अगर वो कामनाओं से और सोच से मुक्त होगा तो वो बहुत अच्छा राजा बनेगा, बहुत अच्छा सैनिक बनेगा। तो हमने तीन आधार के ऊपर देखा कि प्लेटो की जो साम्यवादी व्यवस्था है वो मनोवैज्ञानिक आधार, राजनीतिक आधार और दार्शनिक आधारों के ऊपर वर्णित की गई है। अब हम प्लेटो के साम्यवाद को समझने की कोशिश करते हैं और इसके दो प्रकार करते हैं। एक है संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा है परिवार अथवा स्त्रियों का साम्यवाद। संपत्ति के साम्यवाद का तात्पर्य है कि सैनिक और शासक हैं वो सामूहिक रूप से एक ही जगह रहेंगे, उनके सामूहिक आवास होंगे, उनके खुद के घर नहीं होंगे।
चाहे सैनिक बड़ा है या छोटा है, एक ही जैसी व्यवस्था में रहेंगे, सामूहिक रूप से भोज करेंगे, किसी की निजी संपत्ति, सोना चांदी, घर, पशु, जमीन नहीं होगी। और ये नियम है, ये सिर्फ संरक्षक वर्ग के ऊपर ही लागू होगा। अगर हम रिपब्लिक में प्लेटो ने क्या लिखा है एक शासन की जीवनचर्या का, तो उसको पढ़ते हैं। प्लेटो कहता है, प्रथम तो जितनी कम से कम व्यक्तिगत संपत्ति आवश्यक है, उससे अधिक संपत्ति उनमें से किसी को भी नहीं रखनी चाहिए। दूसरे, किसी के पास भी ऐसा घर अथवा भंडार नहीं होना चाहिए जो सबके स्वेच्छा प्रवेश के लिए नित्य खुले न रहता हो। उसकी जो भोजन सामग्री इतनी मात्रा में और ऐसी होनी चाहिए कि जो संयमी और साहसी योद्धा के लिए उपयुक्त हो, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यह उनको नागरिकों द्वारा सुनिश्चित एवं सुनिर्धारित ढंग से संरक्षतावर्ती के रूप में इतनी मात्रा में मिलनी चाहिए कि न तो वर्ष के अंत में आवश्यकताओं से अधिक बची रहे और न ही कम पड़े। युद्ध शिविर में रहने वाले योद्धाओं के समान उनका भोजन एवं रहना सामूहिक होना चाहिए। रही सोने चांदी की बात, तो इसके विषय में हम उनसे कहेंगे कि सोना और चांदी तो उनके अपने देवताओं द्वारा नित्य ही अपनी आत्मा के भीतर प्राप्त है, अतः उनको मृत्युलोक की निम्न कोटि की धातु की आवश्यकता नहीं है। मृत्युलोक की धातु के मिश्रण द्वारा अपने को अपवित्र करना उन्हें सहन नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से प्लेटो है वो शासक वर्ग से उम्मीद करता है कि वो सोने चांदी और ज़मीन की जो आकर्षण होता है प्रत्येक व्यक्ति में, उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि अगर उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये जो नाशवान चीज़ें हैं इनको कोई काम नहीं होगा, वैसे इनको बेकार लगेगी। तो ये था कि संपत्ति सामूहिक नहीं होगी, संपत्ति सबकी होगी, सबको मिल बांट कर उसका उपयोग करेंगे। दूसरा प्रकार है परिवार अथवा स्त्रियों का साम्यवाद। यानी प्लेटो कहता है कोई किसी की पत्नी नहीं होगी, कोई किसी का पति नहीं होगा। औरतें और पुरुष है वो साझा होंगे, राज्य नियंत्रित वो शारीरिक संबंधों की स्थापना करेंगे और राज्य के नियंत्रण में ही संतान की उत्पत्ति करेंगे। यानी विवाह का निषेध कर दिया गया है। सबल पुरुष और सबल महिलाएं हैं वो आपसी संबंधों के द्वारा सबल संतान की पैदा करेंगे। ये स्थायी रूप से एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। इनके मिलन से जो बच्चे पैदा होंगे उन बच्चों का माँ बाप हैं वो निश्चित नहीं होंगे, उनका सामूहिक रूप से पालन पोषण किया जाएगा। संरक्षक वर्ग के समस्त स्त्री और पुरुष उन समस्त बच्चों के माँ बाप होंगे। राज्य के द्वारा ही उन बच्चों का पालन पोषण किया जाएगा, यानी उन बच्चों का पालन पोषण है वो सरकार करेगी। खुद प्लेटो के शब्दों में संरक्षक स्त्री पुरुषों में कोई भी अपना निजी परिवार नहीं बनाएगा, कोई भी किसी के साथ व्यक्तिगत रूप से संबंध नहीं बनाएगा। शासक स्त्रियां सब शासक पुरुषों की समान रूप से पत्नियां होंगी, इनकी संतानें भी समान रूप से सबकी होगी। न तो माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगे और न ही संतान माता पिता को। रिपब्लिक के पृष्ठ 133 पर यह लिखा हुआ है। आखिर क्यों प्लेटो ने ऐसा व्यवस्था की? तो प्लेटो ये चाहता था कि इससे नारी मुक्त हो जाएगी, क्योंकि शादी के बाद यूनान में ये था कि नारी चूल्हे चौके तक बाधित कर दी गई थी, वो सिर्फ घर तक सीमित कर दी गई थी। अब स्त्रियां हैं वो मुक्त कर दी गई हैं, वो भी शासन कार्यों में, सैन्य कार्यों में भाग ले सकती है। दूसरा, अगर परिवार है वो परिवार आप में क्षुद्र भाव पैदा करता है, संकीर्णताएं पैदा करता है। अगर सभी लोग आपका परिवार होगा, पूरा राज्य आपका परिवार होगा, तो आप में उदात्त भावों का विकास होगा। और तीसरा इसका जो उद्देश्य था परिवार और स्त्रियों के साम्यवाद का, कि वो एक प्रजनन शास्त्र, एक अच्छी संतान कैसे पैदा हो, इसकी प्राप्ति करना चाहता था जो प्लेटो था। तो प्लेटो कहता है कि संरक्षक वर्ग के लोग यानी जो शासक वर्ग के लोग हैं और जो सैन्य वर्ग के लोग हैं वो न तो संपत्ति रखेंगे, न ही औलाद रखेंगे और न ही स्त्री रखेंगे। तो ये था प्लेटो का साम्यवाद। अगले वीडियो में हम प्लेटो के साम्यवाद के संबंध में कुछ और चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इसको मनोयोग पूर्वक सुना। धन्यवाद।